हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंद वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को हर्यक वंश और शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ाया था। आज हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में नंद वंश के योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। मगध के इतिहास में नंद वंश या नंद साम्राज्य की स्थापना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है नंद वंश का। पहली बार देश के जो छोटे छोटे राज्य थे वो मगध साम्राज्य में विलीन हो गए थे और एक छत्र सार्वभौम सत्ता की स्थापना का सिलसिला भी नंद वंश से ही प्रारंभ होता है। नंद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था, किंतु इसके वंश के बारे में विद्वानों में और जो हमारे साहित्य है, प्राचीन साहित्यिक स्रोत, उनमें मतभेद है। जो जैन स्रोत हैं उनके अनुसार वह नायिका पुत्र था। इसी प्रकार जो यूनानी साहित्य है वो भी जैन ग्रंथों की पुष्टि करते हुए उसे निम्न वर्ण का बताते हैं। कर्टियस ने लिखा है कि नंद वंश का जो संस्थापक था वो नाई था जो दिन भर की कमाई से किसी तरह पेट भरता था, किंतु अपने आकर्षक रूप के कारण वह रानी का कृपा पात्र बन गया और उसी की अनुशंसा पर राजा का विश्वसनीय हो गया। किंतु बाद में उसने छलपूर्वक राजा की हत्या कर दी और राजकुमारों का संरक्षक बन गया और बाद में उसने सारी सत्ता को अपने अधिकार में करते हुए राजकुमार को, जितने भी राजकुमार थे, उनको मौत के घाट उतार दिया और खुद राजा बन बैठा। तो आधुनिक इतिहासकारों का यह मानना है कि शिशुनाग वंश के जिस राजा की हत्या की गई थी वह कालाशोक था और जिसके पुत्रों का संरक्षक बनने के बहाने नंद राजा ने उनका राज्य हड़प लिया था। पुराणों में भी शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदवर्धन की शूद्र पत्नी का पुत्र बतलाया गया है। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी बौद्ध ग्रंथों में भी उसे साधारण वंश का बताया गया है। केवल मुद्रा राक्षस जो कि विशाखा दत्त की रचना है उसमें नंदों को क्षत्रिय कहा गया है। इस आधार पर डॉक्टर R.S. त्रिपाठी लिखते हैं कि इन विरोधी ऐतिहासिक पाठों में तथ्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना तो अवश्य प्रमाणित हो जाता है कि महापद्म नंद, जो बौद्ध ग्रंथों में जिसको उग्रसेन कहा गया है, निम्न जाति का था और अपना गौरव उसने सफल षड्यंत्र द्वारा प्राप्त किया। पहले वह राजकुमारों का अभिभावक बना या संरक्षक बना, फिर उनका वध कर उसने उनसे गद्दी छीन ली यानी सिंहासन छीन लिया और नए राजवंश की स्थापना की। और वह नया राजवंश कौन सा था? नंद वंश। भगवत पुराण की जो टीका है उसमें लिखा है कि 10 पद्म सेना या इतनी ही संपत्ति होने के कारण उसका नाम महापद्म पड़ा, यानी उसके पास विशाल सेना थी। उग्रसेन शब्द भी उसकी विशाल सेना को स्पष्ट करता है। महापद्म नंद था जो एक विख्यात विजेता था। उसने मगध साम्राज्य के विस्तार का कार्य किया। अब आता है उसका साम्राज्य विस्तार कि उसने साम्राज्य विस्तार कैसे किया था। विष्णु पुराण में भी उसको महत्वाकांक्षी, शक्तिशाली और परशुराम के समान ही दूसरा संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। महापद्म उत्तरी भारत का प्रथम ऐतिहासिक सार्वभौमिक राजा था जिसने अपनी सैनिक प्रतिभा और नीति निपुणता से राजनीतिक एकता के आदर्श को प्राप्त किया था। उसके पास बहुत विशाल सेना थी। उस सेना से उसने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। पुराणों के अनुसार, जैसा कि मैंने बताया कि परशुराम के समान बताया गया, जिस प्रकार परशुराम ने सभी क्षत्रियों का विनाश किया था, ठीक उसी प्रकार उसने भी क्षत्रिय कुल के सभी राजाओं को नष्ट किया था। तो पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार उसने
क्षत्रिय कुल के राज्यों को नष्ट किया था। क्षत्रिय कुल कौन कौन से हैं उसमें? इक्ष्वाकु, पांचाल, है, कलिंग, अश्मक, काशे, कुरु, मैथिल, सूरसेन, वितिहोत्र आदि। ये सभी राजवंशों के राज्य मगध में मिला लिए गए थे। उसके पास विशाल सेना थी। उस विशाल सेना का उल्लेख कर्टियस ने किया है। उसके अनुसार उसकी सेना में 20,000 अश्वारोही, 2 लाख पैदल, 2,000 रथ एवं 3,000 हाथी थे। तो जब इतने सारे राजवंश उसके राज्य में मिला लिए गए, मगध में मिला लिए गए, तो इस प्रकार पंजाब से पूरब का संपूर्ण भारत, मालवा तथा दक्षिण में गोदावरी नदी तक का क्षेत्र नंद शासन में सम्मिलित हो गया था। इस साम्राज्य विस्तार से स्पष्ट होता है कि महापद्मनंद एक शक्तिशाली शासक था और उसने बिंबिसार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य की पूर्ति की और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित भारतीय साम्राज्य की आधारशिला बनाने में भी उसने योगदान दिया। उसने अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए अपार धन और विशाल सेना का गठन किया था। इस नंदों के अतुल ऐश्वर्य के बारे में हैंसांग ने भी इसका उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि 7 प्रकार के अमूल्य रत्नों की 5 निधियों का उल्लेख उसने किया है। उसके अलावा उस समय के तत्कालीन जो इतिहास साहित्य है उनमें मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर में भी हमें उसके अपार धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसके द्वारा जो छोड़ी गई विशाल सेना थी और विशाल संपत्ति थी, उसके भय से ही उसके उत्तराधिकारियों के काल में जो विश्व विजेता सिकंदर था वह व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ सका था और उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था क्योंकि उसके पास बहुत ही विशाल सेना थी। उसकी मृत्यु लगभग 336 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद अगला आता है महापद्मनंद के उत्तराधिकारी। महापद्मनंद ने सर्वछत्रांतक और एक राज की उपाधि भी धारण की थी। उपाधि उसके द्वारा एक तो सर्वछत्रांतक, वापस ले लेते हैं, सर्वछत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का नष्ट करने वाला, और दूसरी थी उसकी एक राट। ये उपाधि थी उसकी, उपाधियां धारण की थी उसने, महापद्मनंद ने। ये 2 उपाधियां उसके द्वारा धारण की गई थी। अब आता है महापद्मनंद के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण साहित्य ये सभी स्वीकार करते हैं कि नंद वंश के 9 शासकों ने 12 वर्ष तक मगध का राज्य किया था। लेकिन उसके उनमें से जो 8 हैं प्रारंभिक, पंडुक, पांडुगति, भूतकाल, राष्ट्रपात, दस सिद्धक, कैवर्तधन आदि जो हैं उनके बारे में अधिक ज्ञात नहीं है। जो केवल आखिरी शासक था धनानंद, उसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन बाकी के अन्य 8 के बारे में हमें कोई ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त नहीं मिलती। धनानंद सिकंदर का समकालीन था और इसी को ही यूनानी लेखकों ने अग्रमीश कहा है। जो अग्रमीश संबोधित किया है इसी को संबोधित कहा गया है। यद्यपि धनानंद बहुत शक्तिशाली शासक था, नंदवंश साम्राज्य का संरक्षक रहा था, किंतु धन के लालच, ब्राह्मणों की उपेक्षा, क्षत्रियों का उन्मूलन, निरंतर सैनिक कार्यवाही से सैनिक असंतोष और प्रजा पर अत्यधिक कर लगाने, प्रजा पर मन माने कर लगा के आदि के कारण क्या हुआ कि उसके जो वातावरण तैयार हो गया था उसके खिलाफ, उसने नंद शासन को खोखला कर दिया और वही चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश के पतन का मुख्य कारण वह क्या थी? राज्य क्रांति थी, जिसका नेतृत्व चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने
किया था। तो नंद वंश का पतन मुख्य रूप से इसके कारण हुआ था, लेकिन और भी अन्य कारण थे। उसमें जो पतन में एक तो ये माना जाता है कि नंद वंशीय सूत्र थे। उस जो तत्कालीन सामाजिक संरचना थी उसमें नंद शासकों के प्रति जनता का श्रद्धाभाजन कम था, क्योंकि उन्होंने धार्मिक और सामाजिक नियमों का उल्लंघन किया था। इस कारण से उनके प्रति लोगों की श्रद्धा उसने कम थी। दूसरा, नंदवंश क्षत्रिय राज्यों के जो नंदों द्वारा जो क्षत्रिय राज्यों का उन्मूलन किया था उससे भी क्षत्रिय नाराज थे। उन्होंने जनता से अत्यधिक कर भी वसूल किया था, इससे भी जनता में रोष था। और जो तात्कालिक कारण था राजनीतिक क्रांति, जिसका संचालन चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने सफलतापूर्वक किया, जिसके कारण अंत में धनानंद की पराजय हुई। धनानंद को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। लेकिन उस सब के बावजूद भी नंद साम्राज्य का बहुत महत्व माना जाता है भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में। तो सबसे पहला आता है कि नंद वंश की स्थापना से एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई। एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई। सबसे बड़ा महत्व इसका ये है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांघकर पार कर गई। यह साम्राज्य बहुत विस्तृत स्वतंत्र राज्यों का शिथिल संघ नहीं था, पितु शक्तिशाली राजा के बल के सम्मुख सभी नतमस्तक होते थे। यानी कि एक राष्ट्र की छत्र छाया में अखंड राजतंत्र था जिसके पास अपार धन बल था और जनबल था। दूसरा, यह सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सामाजिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है? सामाजिक दृष्टि से इसे निम्न वर्ग के उत्कर्ष का काल माना जाता है। उत्कर्ष का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि नंदवंशी कैसे थे? निम्न वर्ण के थे। तो इन्होंने शासन किया तो निश्चित क्या माना जाएगा? ये निम्न वर्ण के उत्कर्ष का प्रतीक। तीसरा, सामरिक और सैनिक दृष्टि से भी महत्व था इसका। सामरिक एवं सैनिक दृष्टि से भी महत्व था। ठीक है, क्योंकि एक विशाल सेना का निर्माण किया गया था। इतनी विशाल सेना का निर्माण जिसको देख कर के जो विश्व विजेता था सिकंदर, उसकी सेना भी उस व्यास नदी को पार नहीं कर सकी और उसने किससे युद्ध नहीं लड़ा? धनानंद से युद्ध नहीं किया। उसके अलावा आर्थिक दृष्टि से भी महत्व है इसका। आर्थिक दृष्टि से महत्व, आर्थिक दृष्टि से महत्व किस तरह से है इसका? कि देश के विभिन्न भागों से प्राप्त जो आहत मुद्राएं हैं इस काल की समृद्धि का संकेत देती हैं। नंदों की अतुल संपत्ति को देखते यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हिमालय पार के देशों के साथ इसका व्यापारिक संबंध था। अतुल संपदा के दो कारण थे। एक था गंगा घाटी के संपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र पर और यहाँ से आने जाने वाले जो व्यापारिक मार्ग हैं उन पर नंदों का अधिकार था। तो इस कारण उन्होंने अनेक वस्तुओं पर कर लगा रखा था और उनकी आर्थिक समृद्धि के कारण ही साम्राज्यवाद का विकास हुआ। आर्थिक समृद्धि के कारण ही नंद एक विशाल सेना का गठन कर सके। इसके अलावा नंद वंश का झुकाव किसकी ओर था? जैन धर्म के प्रति। जैन धर्म के प्रति झुकाव था। जैन धर्म के प्रति झुकाव था। उसके पोषक थे, इस कारण उन्होंने कई जैन को मंत्री नियुक्त किया था।
लेकिन उसके बावजूद भी वो धार्मिक सहिष्णुता के पोषक थे। उस समय क्या थी, एक दानशाला थी, ठीक है। दानशाला का जो अध्यक्ष होता था उसका कौन होता था, ब्राह्मण। दानशाला का अध्यक्ष ब्राह्मण होता था, यानी कि वो ब्राह्मणों के प्रति भी सहिष्णु थे, ठीक है। तो उनका कोई भी हमें धार्मिक अत्याचारों का उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। तो इस प्रकार, और उसके अलावा मगध की आर्थिक समृद्धि ने पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का केंद्र बना दिया था। उस समय पाणिनि जो महापद्मनंद के मित्र थे, उन्होंने पाटलिपुत्र में शिक्षा ग्रहण की थी। उस समय कात्यायन, उपवर्ष, वर्ष, वरुचि आदि ऐसे विद्वान भी नंदकाल में उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नंदवंश है, उस समय नंदवंश के समय में मगध अपने सभी जो छोटे छोटे जितने भी गणराज्य थे और विशाल जितने भी राज्य, उन सबको समाप्त करके एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो मगध ही अंततोगत्वा एक सर्वाधिक शक्ति संपन्न राज्य के रूप में उभर कर सामने आया था। इसके लिए मगध के शासकों की शक्ति के साथ साथ मगध के प्राकृतिक कारण भी बहुत सहायक रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण था वो था मगध के शासकों का योगदान, जिसमें विशेष रूप से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदवंश, इन तीन वंश के शासकों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण मगध अंततोगत्वा एक शक्ति संपन्न राज्य के रूप में उभर करके सामने आया। और इस नंदवंश के पश्चात फिर मगध का जो अगला शासक बना वो बना चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।